नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। ये है खाकी वर्दी का जुनून बैच। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर विजय वर्मा और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स का मेरा 5वां क्लास है और आज का मेरा टॉपिक है HCF एंड LCM। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों, ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं, अगर लास्ट तक देखते हैं, तो HCF और LCM में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस HCF और LCM से पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर सकते हैं, कम समय में हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग HCF और LCM के बारे में जीरो से हीरो बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले HCF पढ़ते हैं। HCF जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि अपवर्तक मीन्स फैक्टर क्या होते हैं और फैक्टर या फिर डिविज़र्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मान ली जाए कि कोई संख्या है 18। तो 18 को पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। ठीक है, 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से 18 से अगर हम लोग 18 को भाग देंगे तो वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 6, 9, 8 ये सब क्या हो गए? ये सब जो हो गए वो हो गए फैक्टर्स ऑफ 18, मतलब 18 के अपवर्तक हो गए। ठीक है, तो जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती है वो दी हुई संख्याओं का अपवर्तक या फिर फैक्टर कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर माने कि कोई संख्या 24 है तो 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे, गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो ये सारी संख्याएं जो है 24 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो ये फैक्टर्स ऑफ 24 मतलब 24 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों कि अपवर्तक क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, डिवीज़र क्या होते हैं। तीनों एक ही चीज़ का नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि समापवर्तक क्या होते हैं। समापवर्तक मतलब कॉमन फैक्टर या फिर कॉमन डिवीज़र। तो मान लीजिए कि इसी संख्या को हम लोग फिर से लेते हैं 18। तो 18 के हम लोग फैक्टर जान गए 1, 2, 3, 6, 9 और 18 और 24 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ठीक है, तो इसमें दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन कौन है? कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 और 6। ठीक है, मीन्स 1, 2, 3, 6 से 18 भी विभाजित हो जा रही है और 24 भी विभाजित हो जा रही है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 6 क्या हो गया? 18 और 24 के कॉमन फैक्टर हो गए। मतलब कॉमन फैक्टर मतलब समापवर्तक क्या होते हैं कि वैसी संख्याएं जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि ये महत्तम समापवर्तक क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये दोनों 18 और 24 का अगर हम लोग HCF निकालना हो, HCF ऑफ 18 एंड 24, अगर हम लोग 18 और 24 का HCF निकालेंगे तो ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा है ना, वही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई है, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो
उन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे तो उसको हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक क्या है, इसका डेफिनेशन अच्छे से समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लैंग्वेज से बहुत सारे क्वेश्चंस हल होते हैं। तो महत्तम समापवर्तक का डेफिनेशन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, दी हुई संख्या का महत्तम समापवर्तक या फिर HCF कहलाती है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दी हुई संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याओं में से जो सबसे बड़ी होती है उसे HCF कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत HCF को समझने में? ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है कि इतने अच्छे तरीके से बताने के बाद कोई भी डाउट रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि HCF निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं, किस किस तरीके से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है फैक्टर मेथड। ठीक है, ये सब मेथड हम लोग 8-9 क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो मान ली जाए कि हम लोग को HCF निकालना है 24, 32 और 40 का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 का फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁵ इंटू 3। अगर 32 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो इसको लिख सकते हैं 2⁵। और अगर 40 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे 2 गुना 2 गुना, ये सब अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2⁵ इंटू 5। तो ये सब में जो कॉमन है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो सब में कॉमन क्या है, 2⁵ 8। तो ये हो गया फैक्टर मेथड। हम लोग अगला मेथड जानते हैं कि डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड मतलब भाग की विधि, भाग की प्रथम विधि है ये। ठीक है, तो भाग की विधि क्या होती है कि जो भी संख्याएं हम लोग दी गई है, मान ली जाए कि 24, 32 और 40, इसका अगर हम लोग डिवीज़न मेथड से HCF निकालते हैं तो क्या करेंगे कि यहाँ ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाए। तो ये 12 बार, 16 बार, 20 बार। ठीक है, फिर 2 से भाग देते हैं, तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएगी। फिर 2 से भाग देते हैं। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ये तीनों संख्याओं को विभाजित कर सके। ठीक है, तो अब हम इसमें भाग नहीं देंगे, और ये जो हमारे लेफ़्ट साइड में जितने आ रहे हैं ना जिससे हम लोग भाग दिए, वो उसको हम लोग गुना करके HCF ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि 24, 36 और 48। हाँ, तो इसको 2 से भाग देते हैं, 12, 18, 24। फिर 2 से भाग देते हैं, 6, 9, 8। सॉरी, ये 8 नहीं होगा, 12। अब 3 से भाग देते हैं तो ये हो गया 2, 3, 4। अब ये भाग किसी भी संख्या से तीनों भाग नहीं जा रही, तो हम लोग HCF लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 12। ठीक है, ये हो गई भाग की प्रथम विधि। अब भाग की द्वितीय विधि क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, मान ली जाए कि दो संख्या दी हुई है 923 और 949। ठीक है, तो इसका अगर HCF निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। एक बार में लग रहा है 26 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे, मतलब 26 जो शेष बच गया उससे प्रथम डिवीज़र मतलब प्रथम भाजक को हम लोग भाग देंगे। तो भाग देने पे ये 3 बार में 78, फिर ये कितना बच जा रहा है 143, फिर ये 5 बार में लगा रहे हैं तो ये 130, हमारे पास 13 बच गया। अब जो शेष आता है उससे हम लोग फिर द्वितीय भाजक को भाग देते हैं। ठीक है, तो ये 2 बार में लग गया। ये अब जब शेष 0 बचे, जो अंतिम भाजक होता है ना वही हमारा HCF होता है। तो HCF यहाँ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई भाग की द्वितीय विधि। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जब 2 से ज़्यादा संख्याएं दी गई हो तो हम लोग फिर उसको कैसे निकालते हैं।
मान लिया जाए कि हम लोग को HCF निकालना है, HCF निकालना है 168, 189 और 231 का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या जो है 168 उससे भाग देंगे उससे बड़ी संख्या को। तो ये कितना बार में कट रहा है, एक बार में। तो ये 168, यहाँ पे कितना बच रहा है मेरे पास, 21। अब 21 से हम लोग प्रथम भाजक को भाग देंगे। ये 8 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, शेष 0 बच रही है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो गया। अब हम लोग इस 21 से भाग दे के देखते हैं 231 को। अगर ये भाग गया HCF आ गया, लेकिन हम लोग संतुष्टि के लिए फिर से भाग देते हैं एक बार में। तो ये फिर से यहाँ पे 1 बचा और फिर से ये 11 बार में, सॉरी ये 2 बचा था। ठीक है, तो ये हमारा HCF कितना आ गया, 21। तो ये 3 विधि है HCF ज्ञात करने के लिए। लेकिन एक और विधि होती है जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो उसको हम लोग नाम देते हैं स्मार्ट मेथड। ठीक है, तो इस स्मार्ट मेथड को जानने से पहले हम लोग HCF का कुछ मेथड, मतलब कुछ नियम, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि HCF क्या क्या हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि किसी भी नंबर का HCF जो है वो HCF जो है वो कभी भी HCF कभी भी 2 नंबर, 2 संख्या के अंतर से अधिक नहीं हो सकता। ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन लिख लो दोस्तों, HCF या तो 2 नंबर का, मतलब 2 संख्याओं का अंतर होगा या फिर उसका कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, ये है HCF का प्रॉपर्टी, HCF का गुण। ठीक है, अब इसी दोनों को यूज़ करके हम एक नया मेथड बना रहे हैं जिसको हम लोग स्मार्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, और ये स्मार्ट मेथड स्मार्ट लोगों के लिए है, बहुत ही उपयोगी है। हम लोग बहुत ही कम समय में किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर चाहें आप तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो बस दिमाग में रखिए। और हम इसको हटा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्मार्ट मेथड। मान लिया जाए कि हम लोग को HCF निकालना है 168, 189 और 231 की। तो स्मार्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी 2 संख्याओं का अंतर निकालते हैं जो नज़दीक की संख्या हो। तो 189 में से 168 घटाएंगे तो 21 आएगा। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं इसका HCF जो होगा वो या तो 21 होगा या 21 का कोई फैक्टर होगा। 21 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं HCF जो होता है वो 2 संख्याओं का अंतर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 21 है या नहीं इसको चेक करते हैं। 21 से इसमें भाग दे रहे हैं तो 8 बार में लग रहा है, इसको भाग दे रहे हैं तो ये भी 9 बार में लग रहा है, और इससे भाग दे रहे हैं इसमें तो ये 11 बार में लग जा रहा है। ठीक है, तो 21 से सब में भाग लग जा रहा है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हुआ HCF निकालने के लिए। अब क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं सब में हम इसी मेथड का यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इस मेथड में अगर कंफर्टेबल हैं तो इससे करिए, नहीं तो ऊपर दिए गए तीनों मेथड में आपको जो भी आसान लगता है उससे कीजिए, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो इस मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस मेथड से HCF निकालने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सारे बेसिक चीज़ें HCF के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं LCM। ये LCM क्या होता है? तो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हम लोग यहाँ नाम से ही देख रहे हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें 3 आया है, एक तो लीस्ट, एक कॉमन और मल्टीपल। तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि मल्टीपल क्या होती है, किसी भी संख्याओं का मल्टीपल क्या होती है। मान लीजिए कि कोई संख्या 5 है, ठीक है, तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इस तरह से चलते जाएगा। तो जो जो संख्याएं 5 से विभाजित हो जा रही है उसको हम लोग 5 का मल्टीपल या फिर 5 का अपवर्त्य बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से 6 कोई संख्या है, तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 6, 12, 18, 24, 30, ये चलता ही जाएगा, 36 होगा, 42 होगा, इस तरह से। तो 6 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं जो हैं वो 6 के अपवर्त या फिर मल्टीपल कहलाएंगे, ठीक है। ये हो गए मल्टीपल। इसी तरह से अब हम लोग समझेंगे कि समापवर्त मतलब कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि संख्या है 4, तो 4 से विभाजित वाली होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है। 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 8, 16, 24, 32, 40, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन मल्टीपल CM कॉमन मल्टीपल अगर हम लोग पूछें कि 4, 6 और 8 से विभाजित, ये 4, 6, 8 तीनों से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि 24 वो भी होगा, ठीक है, 48 भी होगा, 72 भी होगा, 96 भी होगा, और इससे आगे 24 के मल्टीपल में जो होंगे वो भी होंगे, ठीक है। 4 से, 6 से, 8 से, सारे से ये सब विभाजित होंगे, ठीक है। मतलब कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? जो दी हुई संख्याओं से, दी हुई संख्याएं यहाँ पे कितनी हैं? 4, 6, 8, 8 से कम्प्लीटली, 4, 6 और 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होने वाली सभी संख्याएं इसकी कॉमन मल्टीपल हो गए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है कि वो कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा होता है उसी को हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे कि हम लोग 4, 6 और 8 में देखें तो 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30 ऐसे बढ़ते जा रहा है। इसी तरह से 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 8 का मल्टीपल 8, 16, 24, 32, 40 इसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें LCM क्या? LCM मीन्स हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जा रहा है? तीनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24, तो इसका LCM कितना हो जाएगा? 24। समझ में आया दोस्त कि LCM क्या होता है? कि वह छोटी से छोटी संख्याएं, वह छोटी से छोटी संख्याएं जो 4, 6, 8 से विभाजित हो जाए। मतलब 4, 6, 8 दी हुई संख्याओं से जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उस संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्त क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग लघुत्तम समापवर्त को निकालने के लिए क्या क्या विधि होती है, LCM ज्ञात करने की विधि। तो LCM ज्ञात करने के लिए पहली विधि जो होती है वो होते हैं फैक्टर मेथड मीन्स गुणनखंड विधि। तो हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड विधि क्या होती है। मान लिया जाए कि हम लोग को LCM निकालना है 8 लिखेंगे, फिर हम लोग 12 का फैक्टर को लिखेंगे,
फिर हम लोग 20 का फैक्टर को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी पावर, 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 पे पावर 3, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 पे पावर 1, और 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 5 पे पावर 1। ये सबको हम लोग आपस में गुना कर देंगे। गुना करने से जो आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 8 तिया 24 और 24 बचे 120, तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, ये हो गया फैक्टर मेथड। अब हम लोग जानते हैं कि डिवीज़न मेथड क्या होता है। मान लीजिए कि हम लोग को एलसीएम निकालना है 12, 15 और 18 का। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड में 12, 15, 18 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देने से 6, जो नहीं कटता है उसको ज्यों का त्यों हम लोग उतार देंगे। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से भाग देते हैं, तो ये 3 बार में कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, इसको भी ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो 3 से 1 बार में, 5 बार में, 3 बार में, और फिर 3 से भाग देंगे, तो ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये 1 बार में कट गया, और फिर 5 से भाग देंगे, तो ये 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 1 1 1 जब आ गया, तो उसके बाद हम लोग लेफ़्ट साइड में जितने भी संख्याओं से मैंने भाग दिया था सबको आपस में गुना कर देंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, ये तरीका हुआ डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड ये डिवीज़न का फर्स्ट मेथड है, मतलब भाग की प्रथम विधि हम लोग इसको बोल सकते हैं। एक और मेथड होता है, इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड के द्वारा क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले ना उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, और हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन है उसको जानते हैं, और फिर हम लोग उससे एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को 396 और 576 का एलसीएम निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग 396 से 576 को भाग देते हैं, एक बार में 396 हमारे पास बच गया 0 8 1, और फिर हम लोग इसको भाग देते हैं, 2 बार में लग जा रहा है 360। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 36 बच गए, और फिर हम लोग 180 को भाग देते हैं, फिर ये 5 बार में लग गया, तो ये मेरा 36 क्या आ गया, 36 क्या आ गया मेरा एचसीएफ। ठीक है ना, अब हम लोग जानते हैं एचसीएफ आ गया मेरा पास 36। अब एक रिलेशन होता है एचसीएम, एचसीएफ और एलसीएम में। ठीक है, क्या होता है कि अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं तो दोनों का मल्टीपल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर जो है मेरे पास वो कितना है 396, और सेकंड नंबर जो है वो कितना है मेरे पास 576। ठीक है, तो 576 है, और एचसीएफ मेरे पास कितना आ गया 36। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 396 गुना 576 बटे 36। तो हम लोग काटते हैं 9 से, 9 चौके 36, 9 चौके 36, और फिर ये 4 से फिर ये 11 बार में कट गया, 4 से फिर ये 11 बार में, देखना तो ध्यान से क्योंकि ये 11 मैंने यहीं लिख दिया है। तो 11 गुना 576, तो ये कितना आ जाएगा 6336। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरा 6336। ठीक है, ये 3 विधि हो गया एलसीएम निकालने का। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक स्मार्ट विधि होती है ना, स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट विधि। तो उस स्मार्ट मेथड को हम लोग जानते हैं, क्योंकि सबसे प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे स्मार्ट बनना ही आपका सिलेक्शन करवा सकता है। ठीक है, तो लोग दूसरों से स्मार्ट बनो और स्मार्ट मेथड को सीखो। मान लीजिए कि हम लोग को
12 और 16 का LCM निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसी को LCM मान लेते हैं। LCM हम लोग क्या करते हैं, 16 को मान लिए। अब 16 क्या 12 से विभाजित है? नहीं है, क्योंकि 16 4 गुना 4, एक 4 तो है और ये 4 गुना 3, 4 तो है इसमें लेकिन 3 नहीं है, तो 3 से गुना कर देंगे तो ये 48 आ जाएगा। ठीक है, और 48 12 और 16 दोनों से डिविजिबल है, तो 48 इसका LCM हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल एक लेके हम लोग समझते हैं कि ये 9 12 15, ठीक है, इसका LCM हम लोग को निकालना है। तो इसका LCM जो है वो हम लोग मान लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो है उसको LCM मान लिए 15। तो 15 क्या 12 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 गुना 3 है और ये 4 गुना 3 है, तो 3 तो इसमें है लेकिन 4 नहीं है, तो एक 4 हम लोग दे दिए। अब ये 12 से डिविजिबल हो गया। अब ये क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 गुना 5, एक 3 तो है लेकिन एक और 3 होता तो ये डिविजिबल हो जाता, एक 3 से और गुना कर दिए हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया 15 चौका 60, 180। ठीक है, इसका हो गया ये LCM। इस तरह से एक और संख्या हम लोग लेते हैं 25 35 और 42। ठीक है, तो इसका LCM हम लोग मान लेते हैं 42। तो 42 क्या 35 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 गुना 7 है और ये है 7 गुना 5, सॉरी 42 है 6 गुना 7, ठीक है, और ये है 5 गुना 7, तो इसमें 5 नहीं है इसलिए हम लोग इसमें 5 से गुना कर दिया। अब ये 35 से डिविजिबल है, लेकिन क्या अभी ये 25 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि ये 5 गुना 5 है, एक 5 तो है, एक 5 और हम लोग को यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो ये 25 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1050। इस मेथड को और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यूज़ करके, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग यूज़ करेंगे और भी बारीकी से इस मेथड को हम लोग समझेंगे। ठीक है, जब जब हम LCM का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे। आप लोग को पीछे बताए गए 3 विधि में जो सबसे अच्छा लगता है उसको यूज़ करके आप LCM निकालिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लेकिन सबसे उपयोगी मेथड, सबसे इफ़ेक्टिव मेथड जो है, सबसे कम समय में जो हम लोग LCM निकाल सकते हैं वो यही मेथड है, स्मार्ट मेथड। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस मेथड को आप अच्छे से समझिए और स्मार्ट मेथड का यूज़ कीजिए और स्मार्ट मैथमेटिशियन बनिए। आप स्मार्ट मेथड को यूज़ करके मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए जाए फ्रैक्शन या फिर भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अंश में है जो उसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और जो हर में है उसका लघुत्तम समापवर्तक। एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, बिना एग्जाम्पल का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, HCF निकालेंगे 3 और 6 का, और LCM निकालेंगे 4 और 16 का। हम एक बार और HCF और LCM का डेफिनेशन आप लोग के लिए दोहरा रहा हूँ। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, तो 3 और 6 को विभाजित करने वाली संख्या क्या होगी? 3 होगी। LCM क्या होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या, बड़ी संख्या नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 और 16 से विभाजित हो जाए तो वो क्या होगी? 16 होगी। आप लोग निकाल भी सकते हैं चाहे तो, लेकिन उतना मेहनत क्यों करना, देख के पता चल रहा है कि इसका LCM और HCF क्या क्या होगा। तो हम लोग थोड़ा स्मार्ट बनेंगे। हाँ ठीक है, LCM 16 और 4 और HCF 5 और 25 का। देखो राइटिंग मेरा बचपन से ख़राब है तो आप लोग ज़्यादा माइंड नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर फ्रैक्शन में कोई भी संख्याएं दी गई है तो उसका HCF और LCM हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये हुआ तरीका, ये हुआ तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी तक जितने भी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं।
ये क्वेश्चंस कुछ SSC CGL का है, कुछ SSC CHSL का है, कुछ CPO का है ना। हर जगह से मैंने क्वेश्चंस को उठाया है, कुछ झारखंड SSC का है, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस HCF और LCM से पूछे गए हैं अभी तक एग्ज़ाम में, हर तरह का क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत सारे प्रवचन हो गए, अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास 24 नोटबुक है, 32 पेंसिल है और 16 रबर है। प्रत्येक वस्तु को विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटी जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेगी, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या निकालना होगा कि जितना भी वस्तु दी गई है उसको हम लोग अधिक से अधिक कितने स्टूडेंट, कितने विद्यार्थियों में हम लोग बांट सकते हैं बराबर, अधिक से अधिक कितना स्टूडेंट। तो उसके लिए हम लोग 24, 32 और 16 का LCM निकालना होगा, HCF निकालना होगा। यहाँ पे अधिक से अधिक जहाँ पूछा गया है वहाँ पे हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF, ठीक है। तो HCF निकालने का हम स्मार्ट मेथड क्या बताए थे आप लोगों को कि ये दो के बीच में डिफरेंस है जो है उसको निकाल लो। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस जो होता है वही उसका HCF होता है या फिर डिफरेंस का फैक्टर होता है। तो डिफरेंस जो है वो HCF है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंस से सभी में भाग देते हैं। अगर विभाजित हो जाती है तो डिफरेंस HCF होगा, अगर नहीं विभाजित होती है तो उसका फैक्टर निकालते हैं और उसके फैक्टर से उसको भाग देते हैं, जिससे कम पूर्णता विभाजित हो जाती है, वही HCF होती है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो 8 से विभाजित होने पे ये विभाजित करने पे सारी संख्याएं विभाजित हो जा रही है, इसलिए इसका HCF 8 होगा। मतलब कि हम लोग 8 विद्यार्थियों में बराबर से बांट सकते हैं। 8 विद्यार्थियों में बराबर से बांट सकते हैं तो हमारे पास प्रत्येक विद्यार्थी को कितना सामान मिलेगा, ठीक है। 24 नोटबुक है, नोटबुक मेरे पास कितना है 24 है, 24 को 8 में बांटना है तो 3 मिलेगा। हमारे पास पेंसिल कितना है, पेंसिल मेरे पास कितना है 32 है, 32 को 8 में बांटेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। और हमारे पास कितना है रबर बोले तो इरेज़र, ठीक है। इरेज़र कितना है 16, 8 विद्यार्थियों में बांटेंगे तो 2 मिलेगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितना मिल रहा है 3 + 4 + 2 9 वस्तु मिल रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को, ठीक है। कैलकुलेशन को फास्ट करना है। इस सब क्वेश्चन को एक बार कर लेने के बाद आप लोग को पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन देखना है और टिक मारना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है, ठीक है। तो एक बैग की अधिकतम क्षमता पूछी गई है, ठीक है, ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। अधिकतम संख्या निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए फिर से वही मेथड, ये 24 इसका डिफरेंस आ गया। क्या 24 से डिविजिबल है, 120 तो डिविजिबल है, 144 भी डिविजिबल है, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 × 12। अब हम लोग बड़ी संख्या 12 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो ये तीनों हो रहा है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और जो इसका HCF आ रहा है ना, जो इसका HCF आ रहा है वही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था ये, बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पहले बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अलग तरह के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 और 1615 से को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचे, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 1250 और 1615 को विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, है ना। जो अगर हम लोग ऐसी संख्या को ज्ञात करेंगे जो
जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं। जैसे 1250 है, शेष कितना बच रहा है 4, शेष ना बचे इसलिए ये 1246 हो गया, है ना। ये संख्या कम्प्लीटली डिविजिबल होगा दी गई संख्या से। 1615 है, तो इसमें शेष को हम लोग घटा दिए तो ये हो गया 1610, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 1246 और 1610 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो इसके लिए हम लोग 1246 और 1610 का HCF निकालेंगे, ठीक है। तो ये 623 और ये 805। फिर ये हम लोग डिवीज़न मेथड से पहले निकाल रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। फिर ये 7 से भाग लग रहा है, 8, 9 और ये 115 बार में, ठीक है। अब किसी भी संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो रही है, इसीलिए हमारा HCF हो जाएगा 2 × 7 14, ठीक है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 1246 और 1610 को विभाजित कर दे वो क्या है, 14 है। 14 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1246 और 1610 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। और अगर 14 से 1215 में 1250 में भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा, और 1615 को भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हो गया स्मार्ट मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले तो क्या करेंगे कि हम लोग 1246 और 1610 का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 364। 364 से डिवाइड करने पे ये नहीं हो रहा है डिवाइड, ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसका फैक्टर हम लोग करेंगे। फैक्टर लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 गुना, इस तरह से पहले बारी बारी से लिख सकते हैं। फिर 182 से भी भाग दे के देखें तो ये नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग इसको 13 और 14 से इस तरह से फैक्टर में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 14 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, तो HCF उसका हो जाएगा 14, ठीक है। क्वेश्चंस को समझ में आया कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आया है एग्ज़ाम में तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का शेष बच रहा है उसको हम लोग पहले घटा लेंगे, है ना। उसके बाद जो संख्या आ रही है उसका HCF निकाल के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए उससे थोड़ा अलग है। तो इस तरह को क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो कभी कभी क्वेश्चन में शेष दिया हुआ भी हो सकता है, और कभी कभी सिर्फ ये लिख दिया जाएगा कि समान शेष बचता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सारे 6 इसका डिफरेंस, इससे इसका डिफरेंस और इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे। मीन्स 675 माइनस 270, 1215 माइनस 675 और 1215 माइनस 270 करेंगे, ठीक है। तो तीनों संख्याओं को हम लोग घटाएंगे। 405, ठीक है, 540 और ये 945। अब क्या करेंगे कि हम लोग HCF फाइंड करेंगे 405, 540 और 945 का, ठीक है। तो HCF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी भी दो संख्याओं का अंतर निकालते हैं। तो इसका अंतर निकालने पे कितना आ जाएगा, 5, 3, 1, 135। अब हम लोग क्या करते हैं कि 135 से तीनों में भाग दे के देखते हैं कि ये क्या ये लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ये तीनों में गलत है, इसको सुधार कर लीजिए आप लोग। ये 135 है, ये 270 है, ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये 75 है। तो 135 से भाग देने पे 405 भी कट जा रहा है, ठीक है। 4 बार में 4 × 25, नहीं 4 बार में नहीं, 3 बार में, ठीक है। 3 × 5 15, ठीक है। 13 × 39 और 1 40, ठीक है। ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है।
तो 135 ही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 135 HCF हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जहाँ भी मिले जिसमें समान शेष बचता हो या फिर शेष कुछ दिया हुआ भी हो सकता है कि 15 शेष, 20 शेष, 25 शेष, इस तरह से शेष बचता है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक संख्या में से दूसरे संख्या को घटाएंगे, फिर इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे, फिर इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग पहले उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसका HCF निकालेंगे, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन, HCF से पूछे जाने वाला दूसरे तरह का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और हम लोग और भी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग HCF का क्वेश्चन को कर रहे थे, अब हम LCM का क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 12 सेकेंड, 20-25 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती है। अभी वे, यहाँ पे 12 कर लो क्योंकि ऑप्शन को मैच करने के लिए ये ज़रूरी है। अभी वे 6:12 पे एक साथ बदली थी, तो अब वे 7 कितने बजे बदलेगी। ठीक है, मीन्स हम लोग को वो कम से कम समय निकालना है जिसमें सभी लाइटें जो है ना, एक साथ, सभी ट्रैफिक लाइट जो है एक साथ बदलती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 15, 25 और 30 का LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं हम लोग, सबसे छोटी संख्या लेते हैं 30। 30 क्या 25 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि ये 5 गुना 6 है और ये 5 गुना 5 है। इसमें एक 5 है, एक 5 और हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, 15 से डिविजिबल है? हाँ है। तो ये आ गया 150, मीन्स 150 सेकेंड के बाद, हर 150 सेकेंड के बाद वो ट्रैफिक लाइटें जो है एक साथ बदलेगी। ठीक है, तो 150 सेकेंड हो गया 2 मिनट 30 सेकेंड। समय दिया गया हमारे पास 6:12 में वो एक साथ बदली थी, तो अगला समय क्या होगा, अगला समय होगा 6:14 में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कौन सी है जिसे दुगुना करने पर 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 4, 6, 9, 12 और 14 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि LCM निकालना होगा इसका। तो इसका LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि 14 इसका LCM है, हम लोग स्मार्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं। 14, तो 14 क्या है, 12 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 2 गुना 7 है, ये 2 गुना 6 है, तो हम लोग को 6 यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, अब 9 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 3 गुना 2 है, लेकिन यहाँ 3 गुना 3, एक 3 और लाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, 6 से तो डिविजिबल है, एक 2 है, एक और 2 को हम लोग को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका LCM कितना आ गया, 14 गुना 36, 14 गुना, सॉरी, इसका LCM निकालने में थोड़ी गलती हुई है, इसको हम सुधार करते हैं। इसका LCM होगा, जैसे कि देखो 14 हम लोग पहले LCM माने, 14 12 से डिविजिबल नहीं था क्योंकि ये 2 गुना 6, 2 गुना 6 तो 6 हम लोग मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब ये 12 से डिविजिबल हो गया। अब 9 देखते हैं, तो 9 में 3 गुना 3 है और यहाँ पे एक ही 3 है, तो हम लोग 3 से गुना किए। लेकिन 6 से डिविजिबल है? हाँ है। 4 से है, क्योंकि यहाँ पे 2 4 है, यहाँ 2 गुना 2, 2 गुना 7 और 2 गुना 3, तो ये यही होगा। तो इसका LCM कितना आ जाएगा मेरे पास, 252। 252 क्या हो गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 9, 12 और 14 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को पूछा गया है कि वह
छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसे दुगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो किसको हम लोग दुगुना करेंगे तो 252 आएगा, 126 को दुगुना करेंगे तो 252 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 40, 80 और 110 शेष बचे। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चंस प्रायः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पहले आप लोग नोट कर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी संख्या को अगर x, y, z से विभाजित करने पर शेष क्रमशः a, b, c बचता है, ठीक है, बचता हो तो अभिष्ट संख्या, वो संख्या क्या होगी, LCM ऑफ x, y, z, x, y, z का LCM निकालेंगे और k उसमें घटाएंगे। और ये k क्या है, k है x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c। यहाँ जो शेष है, शेष जो है वो उसको अगर हम लोग भाग देने वाली संख्या में से घटाएंगे तो समान शेष प्राप्त होगी। ठीक है, शेष ये जो k का वैल्यू है यहाँ पे समान आएगा। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें k का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 48 में 38 को घटाएंगे 10, 64 में 54, 90 में 10 और 120 में 110। तो ये जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें जो k का वैल्यू होता है वो सेम होता है। ठीक है, अगर डिफरेंट भी आए तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसका अलग मेथड होता है, उसका कैलकुलेशन भी थोड़ा लंबा होता है। लेकिन एग्ज़ाम में अभी तक वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। इसी तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसमें जो k का वैल्यू है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मैं इस क्वेश्चंस को हल करूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को LCM निकालना होगा 48, 64, 90 और 120 का। ठीक है, तो इसका LCM हम लोग निकाल रहे हैं। तो मान लिया जाए कि इसका LCM जो है वो 120 है। 120 90 से डिवाइड है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये है 30 गुना 4 और ये है 30 गुना 3। 30 तो है इसमें, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो ये 3 आ गया। अब ये क्या 64 से है, 8 गुना 8 होता है, ये 15 गुना 8, एक 8 इसमें है, एक 8 और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 48 से है, हाँ है, क्योंकि 48 से ये डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमारा इसका LCM कितना हो गया मेरे पास, 2880 गुना करने पे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ना, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा उसमें से जो है हम लोग 48 में इसमें से इसको घटाते हैं तो 10 है ना, 48 में से 38 को घटाते हैं, किसी भी एक को घटा के देख लेना है, सब में समान आएगा, है ना। तो ये हमारा 2870 क्या क्या बोल रहे हैं यार हम, ये हमारा आंसर हो गया। क्लास लंबी होने से थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आता है, तो 28 को 78 और 70 को 75 पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ये SSC CGL में पूछा गया सवाल है कि सवाल क्या है, सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है
जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5, 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये जो डिफरेंस है 6 और 2 4, 4, 7, 3, डिफरेंस सेम है। 9, 4, 8, 4, 9, 5, 12, 8, सबके बीच में डिफरेंस कितना है? 4। मीन्स हम लोग का k का वैल्यू कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? स्मार्ट मेथड 12 गुना 3 गुना 2 गुना 7। हाँ, तेज़ी से ये हो गया हमारा 36 गुना 14, तो ये 504 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम माइनस के, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5, 8 बचता है, वो वैल्यू x है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू हो जाएगा 504 माइनस 4, 500। लेकिन हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू नहीं पूछा गया है, x का 150% पूछा गया है। तो 500 का 150%, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 750। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बहुत किसी के मन में एक सवाल आ रहा है कि ये हम लोग जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग क्यों घटाते हैं? तो उसका आंसर हम इसमें आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्यों घटाते हैं। मान लिया जाए कि इसी क्वेश्चन में से 504 है, तो 504 को हम लोग लिख सकते हैं 448 प्लस 6, है ना, और इसको लिख सकते हैं 504 को क्या लिख सकते हैं? 447 प्लस 7 लिख सकते हैं। अगर हम लोग 504 को फिर से क्या लिख सकते हैं? 446 प्लस 8 लिख सकते हैं। और 504 को फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 445 प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे इसको क्या लिख सकते हैं? आगे लिख सकते हैं 448 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 447 प्लस 3 प्लस 4, और फिर इसको लिख सकते हैं 446 प्लस 4 प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं 445 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, अब देखते हैं कि इस संख्या को अगर हम लोग 12 से भाग देते हैं तो शेष 5 बचेगा। इस संख्या को अगर हम लोग यहाँ पे शेष 4 बच रहा है, यहाँ पे शेष 3 बच रहा है, यहाँ पे शेष 2 बच रहा है, ये 4 है, ये सब में कॉमन है, इसीलिए इस 4 को हम लोग यहाँ पे घटाया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो बस एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों घटा रहे हैं। ठीक है, आप ये याद रखिए कि जो कॉमन डिफरेंस होता है डिवीज़र और रिमाइंडर में, उसको हम लोग घटाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन है कि 4 पहियों की परिधि मीन्स सरकमफेरेंस 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिए एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की गई होगी। तो इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, 16, 24 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 गुना 4 गुना 6, ये 40 गुना 4 गुना 3, ये हो जाएगा हमारे पास 40। सॉरी, ये क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे 32 भी होगा। ठीक है,
यहाँ पे 32 भी होगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हम लोग को 16, 24, 32 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 40, ठीक है। 40 32 से डिविजिबल है नहीं है, क्योंकि ये 8 गुना 5 है और ये 8 गुना 4 है, तो यहाँ 4 नहीं है, तो 4 लिख दिए हम लोग। अब क्या 24 से डिविजिबल है, ये 8 गुना 3 है, 3 नहीं है, तो 3 ले आए यहाँ पे। तो ये हो गया 40 गुना 12, जो कि हो जाएगा 12 चौक 48, 480। तो 480 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। स्मार्ट मेथड से एलसीएम निकालें और तुरंत हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती है। तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जानते हैं कि 36 मिनटों में वो एक साथ कितने बार बजेगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3, 6, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15। 12 से डिविजिबल नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास 4 नहीं है, तो 4 लिख दिए। 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 1 3 है, 1 3 नहीं है, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया 180। 180 सेकेंड मीन्स 3 मिनट के अंतराल में वो बजेंगे, ठीक है। तो 36 मिनट में कितने बार बजेंगे, 36/3 + 1। एक यहाँ पे क्यों जोड़े, क्योंकि जब वो शुरुआत में एक बार बज चुका है, जब 000 सेकेंड में सब घंटियाँ बज चुकी है, तो ये हो जाएगा 13 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे पहले हम, फिर इसका शॉर्टकट मेथड बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेष 4 देती है, लेकिन जब वह 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 देती है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस कैसे हल होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, 16, 18, 20 और 25 से भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या। तो इसके लिए हम लोग को 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकालना होगा स्मार्ट मेथड से। 25 गुना 4 गुना 9 गुना 4, तो ये आ गया मेरे पास 3600। अब क्या करते हैं कि मान लिया जाए कि वो जो संख्या जो 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर शेषफल 4 देती है, लेकिन उसी संख्या को 7 से विभाजित करने पे शेषफल 0 देती है, वो संख्या जो है रिक्वायर्ड नंबर जो है मेरा वो क्या है 3600 के + 4 रिक्वायर्ड नंबर मेरा ये हो गया। मान लीजिए अभीष्ट संख्या जो है वो इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग 7 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, है ना, जिससे विभाजित करने पे शेष 0 आता है ना, उसके मल्टीपल में तोड़ेंगे। तो 7 से अगर हम लोग 3600 को भाग देंगे तो अगर हम लोग भाग देते हैं तो 7 को अगर हम लोग लिख सकते हैं 5 से 14 12 भाग लग गया और हमारे पास शेष बच गया 2, तो ये 2 के, हाँ, अब +4, ठीक है। 7 गुना 514, ये कितना आया 3600। 514 को 7 से गुना किए तो आया मेरे पास 3598। तो इसका 3598 के + 2 के हो गया 3600 के, और ये 4। अब हम लोग को देखना है, ये तो पूरा 7 से डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन 2k + 4 7 से डिविजिबल हो तो उसके लिए k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू ज्ञात करेंगे। k का वैल्यू 0 रखते तो नहीं होगा, 1 रखते हैं तो 6 नहीं होगा, 2 रखते हैं तो 8 नहीं होगा, 3 रखते हैं तो 10 नहीं होगा, 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 12 नहीं होगा, 5 रखते हैं तो 10 + 4 14, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो k का मेरा वैल्यू कितना आ गया 5।
के का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है ताकि ये जो पूरी संख्या है वो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो के का वैल्यू 5। अब के का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 3600 गुना 5 + 4। तो 3600 गुना 5 आ गया 18,000 + 4 = 18,004 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, फिर से बताते हैं एक बार कि जो भी संख्याएं दी गई है जिससे शेषफल कुछ बचता है, ठीक है, तो उसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे मतलब हम लोग 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पे जो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो वो संख्या हम लोग ज्ञात कर लिए। फिर उस संख्या को हम लोग के मल्टीपल में लिखें। मान लीजिए कि ये संख्या है जिसको अगर हम लोग 16, 18, 20 और 25 से भाग दें तो शेषफल 4 आती है, लेकिन 7 से भाग देने पे शेषफल कुछ नहीं बचता है। तो हम लोग फिर इसको क्या करते हैं कि 7 के मल्टीपल में तोड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। और के का वैल्यू ज्ञात करते हैं, ऐसा वैल्यू ज्ञात करते हैं जिससे वो भाग देने पे 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और उस के का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग इस तरह का करते हैं। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सल में रखना है। यदि वे 3, 4, 5, 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। ठीक है, यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 गुना 5 गुना 2, 60 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि वो संख्या जो है अभिष्ट संख्या है 60 के +1, क्योंकि एक शेष बचता है। ठीक है, जो शेष बचता है उसको यहाँ ऐड करेंगे। अब हम लोग को इसमें 7 से भाग देने पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो इसको हम लोग 7 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 8 के, तो ये हो गया कितना, 56 + 4 के +1। ठीक है, ये तो पूरा 7 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये इसको भी विभाजित करना है। तो इसको विभाजित करने के लिए के का क्या वैल्यू होना चाहिए, 1 रखते हैं तो नहीं हो रहा है, 2 रखते हैं तो नहीं हो रहा है, 3 रखते हैं तो नहीं हो रहा है, 4 रखते हैं तो नहीं हो रहा है, 5 रखते हैं तो इसका वैल्यू 21 आ रहा है, और 21 जो है वो 7 से विभाजित है। तो के का वैल्यू 5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 के +1 में के का वैल्यू पुट करेंगे तो 60 गुना 5 + 1 301 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए इतना चीज़ हम लोग करने की ज़रूरत नहीं है। जिस संख्या से वो पूर्णतः विभाजित हो रही है, मान लीजिए कि 7 से वो विभाजित हो जा रही है कम्प्लीटली, तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग दे के देखेंगे सब ऑप्शंस में। ठीक है, जो ऑप्शन कट जा रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि 7 से 2 ऑप्शन कट जा रहे हैं, तो उसमें जो छोटी से छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से अगर 7 से भाग दे के देखें तो 18,004 पूर्णतः विभाजित हो जा रही थी, तो ये हमारा आंसर हो जाता। यहाँ पे अगर हम लोग 7 से भाग देकर देखें तो ये 400 में भाग नहीं लगेगा, 309 में भी भाग नहीं लगेगा, 301 में भाग लग जाएगा, 106 में भाग नहीं लगेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता। इतना हम लोग को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसको आप लोगों को बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 20 और 120 है। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी होगी। मान लीजिए कि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी, n + n/2, क्योंकि 50% अधिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n/2। और हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या = HCF
इंटू LCM। तो पहली संख्या हमारी n है, दूसरी संख्या हमारा 3n/2 है, और यहाँ पे 20 गुना 120। ठीक है, ये 3 से ये 4 बार में कट जाएगा और ये 2 उधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ n² इक्वल टू हो जाएगा 40 गुना 40। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 40। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। बोला गया है कि ये जो है वो HCF है 3/4 और 9/16 का। HCF है मीन्स HCF ऑफ 3/16 और LCM ऑफ 4/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/16। अब B क्या है? B है LCM ऑफ 16/18। तो LCM ऊपर वाले का 16 और 4 का, और नीचे का ये 8 नहीं, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया HCF 5 और 25 का, तो हमारे पास आ गया 16/5। तो A प्लस B मेरे पास क्या हो जाएगा? A प्लस B हो जाएगा 3/16 प्लस 16/5। LCM लेंगे 16 और 5 का, तो वो 80 आएगा। ठीक है, 16 × 80, 5 × 15, 5 16, 16 का स्क्वायर 256। तो हमारा आंसर हो जाएगा 271/80। एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि दो संख्याओं का LCM 495, HCF 5 है, यदि उनका योग 100 है तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लिया जाए, एक कॉन्सेप्ट इससे पहले समझ लेते हैं, है ना, कि अगर दो संख्याओं का अनुपात जो है A/B है और उसका HCM, है ना, दो संख्याओं का अनुपात A/B है और उसका HCF जो है वो 5 है ना, कुछ भी है, तो वो जो संख्या है वो होगी 5A + 5B। ठीक है, सॉरी, 5A होगी पहली संख्या और दूसरी संख्या जो होगी वो 5B होगी। ठीक है, तो इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं, कि फिर से समझते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो A/B, है ना, A/B, और उसका HCF दिया गया हो, मान लिया जाए कि HCF H है, तो वो संख्याएं क्या होगी क्रमशः? HA और HB। मतलब अगर अनुपात दिया गया है, मान लीजिए कि 2:3 दिया गया है और उसका HCF दिया गया है 7, तो पहली संख्या है वो 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या है वो 21 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसमें जितना स्टार मार्क करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लिया जाए कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो है A/B, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अनुपात A/B है, HCF से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी पहली संख्या 5A और दूसरी संख्या जो है वो 5B। तो दो संख्याओं का सम दिया गया है 100, तो वो हो जाएगा 5A + 5B = 100, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A + B = 20। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा हम लोग रिलेशन जानते हैं कि LCM × HCF, मतलब कि 495 × 5 = पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 5 कट गया और 5 से ये 99 बार में कट गया, तो AB = कितना आ गया मेरे पास? 99। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग हल करें, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग हल करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको जोड़ने पर
वो 20 आए और आपस में गुना करने पे 99 आए, तो उसी संख्या क्या होगी, a इक्वल टू 11 और b इक्वल टू 9। अगर हम लोग रख के दोनों को जोड़ते हैं तो सम 20 आता है, और अगर दोनों को गुना करते हैं तो वो 99 आता है। तो a का वैल्यू 11 और b का वैल्यू 9 हो गया। तो क्या हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, 5a मीन्स 55 और 5b मीन्स 45। ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, दोनों संख्या, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, दोनों के बीच का अंतर 10 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है और उनका महत्तम समावर्तक 10 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों की संख्याओं का योग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने के लिए क्या करना होता है, पेयर मीन्स युग्म, है ना। हम लोग को पेयर बनाना है कि कौन कौन सी संख्याएं पॉसिबल है। तो इसके लिए हम लोग को ऐसा पेयर चूज़ करना होता है जो आपस में को प्राइम हो। को प्राइम मीन्स उसका HCF जो है वो 1 होना चाहिए या फिर नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। मतलब अगर एक बार हम लोग 3 और 2 ले लिए हैं तो हम लोग फिर से 2 और 3 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। पहला बात कि वो को प्राइम होना चाहिए, दूसरा बात कि वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोगों को पूछा गया कि कितना पेयर संभव है, कितना युग्म संभव है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती LCM 120 है और HCF 10 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं, अपने से हम लोग मान लेते हैं कि वो दोनों संख्याओं की अनुपात जो है वो A अनुपात B है ना। तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी, उसको हम लोग HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, 10A और 10B, ये हो गई हमारी पास संख्याएं। ठीक है, संख्याएं ये हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया। अब हमारे पास A गुना B कितना आ गया, मेरे पास A गुना B इक्वल टू हो गया 12। ठीक है, तो A और B का वैल्यू क्या क्या होगा ताकि उसका गुणनफल जो है वो 12 है। कौन कौन सा नंबर पॉसिबल है, पहला बार तो हम लोग 1 और 12 ले सकते हैं, दूसरा बार तो हम लोग 2 और 6 ले सकते हैं। 2 A की जगह पे 2 और B की जगह पे 6 रखें तो भी 12 आ जाएगा, और तीसरा 4 और 3 रख सकते हैं, चौथा 6 और 2 रख सकते हैं। आगे हम लोग कुछ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावे और भी कोई पेयर संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग को कंडीशन देखना है कि को प्राइम नहीं होना चाहिए। तो को प्राइम इसमें से कौन कौन सा है, जिसका HCF 1 से ज़्यादा है, 1 नहीं है ना। तो ये और ये संभव नहीं है। तो हमारे पास 2 पेयर संभव है, 2 पेयर संभव है, 2 पेयर संभव है। तो अगर हम लोग इस पेयर को यूज़ करके नंबर फॉर्म करते हैं तो हमारे पास A और B का वैल्यू दिया गया है। नंबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10 और 120, है ना। और अगर इससे हम लोग नंबर फॉर्म करते हैं तो ये हो जाएगा 40 और 30। ठीक है, हम लोगों को पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योग क्या क्या हो सकती है, योग हो सकती है। तो इसमें अगर हम लोग योग निकालते हैं, पहली संख्या में अगर योग निकालते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 130, और दूसरी संख्या में अगर योग निकालते हैं तो ये हो जा रहा है 70। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ये पेयर है और इसका योग जो है वो 70 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे स्टडी फॉर गोल ऐप में मिल सकते हैं, वहाँ पे हमारा रेगुलर क्लास भी होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उसका HCF 13 है तो उसका LCM क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर
हम लोग जानते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, है ना। तो हमारे पास दिया गया HCF 13 और LCM निकालना है, और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 13 गुना 7, 13 सत्ते 91, और दूसरा क्या हो जाएगा 13 गुना 11, 13 गुना 11। ठीक है, दोनों को हम लोग आपस में गुना करेंगे तो यहाँ जो है 13 से ये 7 बार में कट गया, और हमारे पास ये 7 से इसको गुना करने पे आ रहा है 1001। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए और हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी संख्या का HCF जो है वो H है, LCM L है, और अगर फर्स्ट नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर जो है वो अगर मान लिया जाए कि अनुपात जो है वो दिया गया है A अनुपात भी दिया गया है, तो ये HA हो जाएगा और दूसरा नंबर H भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि H से H कैंसिल हो गया, तो LCM जो है वो HAB होगा। HAB मतलब कि HCF और दोनों का अनुपात का गुणनफल होगा। हम लोग डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे LCM निकालना था तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF गुना दोनों का अनुपात। तो यहाँ से हम लोग इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग को H निकालना हो तो क्या करेंगे, H इक्वल टू होगा L/AB। ठीक है, AB क्या है, AB दो संख्याओं का अनुपात है, L क्या है, L है LCM। ठीक है, तो इसको भी हमेशा दिमाग में रखना है ताकि क्वेश्चन को हम लोग तेज़ी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ LCM दिया हुआ है 36, मीन्स L दिया हुआ है 36। ठीक है, और हमारे पास P और Q का अनुपात दिया है 4:3। तो H क्या हो जाएगा, 36 गुना दोनों का अनुपात, 36 डिवाइडेड बाय दोनों का अनुपात, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, HCF कितना आ जाएगा 3। अगर HCF हम लोग को पता है, HCF हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ गया है, तो दोनों का योग हम लोग को ज्ञात करना है, दोनों नंबर का योग ज्ञात करना है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 3 गुना 4 12 और दूसरा 9, तो 21, मतलब P प्लस Q का योग जो हम लोग को पूछा गया है वो क्या होगा 21 होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। HCF दिया गया है और पूछा गया है तीन संख्याओं का योग क्या होगी। तो पहली संख्या क्या होगी 45 दूनी 90, दूसरा 135 और तीसरा 270। 45 गुना 6 270, तीनों को जोड़ने पे आता है 495। और हम लोग जानते हैं यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y है और z उसका महत्तम समापवर्तक है, तो इन दो संख्याओं का LCM क्या हो गया। अभी हम लोग LCM और HCF में रिलेशन निकाले थे कि अगर अनुपात दिया गया हो तो वो होता है HCF और दोनों अनुपातों का गुणनफल। ठीक है, तो ZXY को हम लोग XYZ लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही करते हैं। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों को होता है तो आप इस नंबर पे हम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर विजय 777 इंस्टा ID पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इससे HCF और LCM से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को करेंगे और JSSC एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस, जो जितने भी क्वेश्चंस HCF और LCM से पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।